मित्रों, द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, आपको नमस्कार। आज सबसे बड़ा बात यह है कि हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर चुके हैं और चर्चा करते भी रहेंगे। मेरा जो उद्देश्य है मैं उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करूँगा। मेरा उद्देश्य कोई पैसे कमाना नहीं है, कोई फीस है, मेंबरशिप है, कुछ नहीं है। I have no connectivity with any broker, any operator, any management. I am an independent person to serve you without any earning motive or without any hidden objective. तो अब एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि बस आप सिर्फ इतना सा कर दीजिए कि मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए और उसके लिए सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और मैं एक बात सबसे पहले और बता दूं कि वोडाफोन आइडिया का इशू मंडे को बंद होगा। अब उसमें शेयर मार्केट मीडिया कई एक्सपर्ट्स हैं, कई कंपनियां हैं, कई शेयर ब्रोकर हैं, एनालिस्ट हैं, पीएमएस सर्विसेज हैं, उनके द्वारा वोडाफोन आइडिया की प्रशंसा की जा रही। और मुझे नहीं पता कि मेरे श्रोताओं में से और बाज़ार के रिटेल इन्वेस्टर्स में से कितने लोगों ने वोडाफोन आइडिया की जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। कितनों ने पढ़ा, कितनों ने नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। बाकी मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इस IPO मत लगाइए और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि इस IPO में लगाइए। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं एक निवेदन मेरा आपसे है कि आप इस IPO कंपनी का, वोडाफोन आइडिया कंपनी ने जो प्रोस्पेक्टस में P&L अकाउंट दिया है 3-4 सालों का, उसका एक दफ़ा अवलोकन कर ले। कंपनी हैवी लॉसेज रिपोर्ट कर रही है। कंपनी की मेंबरशिप, कस्टमर बेस डे बाय डे घटता चला जा रहा है और उसको रिलायंस और भारती एयरटेल अपनी ओर खींचते चले जा रहे हैं। ये बात सही है कि भारत सरकार का पूरा प्रोटेक्शन है, खुला प्रोटेक्शन है, लेकिन आखिरकार वो प्रोटेक्शन कब तक देंगे? हो सकता है इसको भारत संचार निगम में मिला दे आगे चल के, टेक ओवर कर ले, इसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा ही हो, क्योंकि इसमें निवेशक हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनका नुकसान हो सकता है अगर कोई गलत हुआ तो। सभी अच्छा हुआ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा देख कर संभल के इसमें कोई भी निर्णय लेवे। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है और बताया है कि इसमें हज़ारों करोड़ का लॉस पर क्वार्टर आ रहा है। थैंक यू। इस विषय में तो इतनी बात करेंगे। और मैं ये बात करना, मेरे सामने कुछ सवाल या प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा कि आप अपना वीडियो 15 मिनट का ही बनाओ, लेकिन मेरा इस संबंध में अनुरोध है आप सब लोगों से कि मैं 15 क्या, मैं तो 10 मिनट का ही बना दूंगा कि साहब टाइम नहीं रहता देखने का, इसलिए 15 का बनाओ। 15 मिनट में कुछ भी नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा वीडियो होगा। ये एजुकेशन है, लेक्चर है, ये कोई टिप नहीं देता हूँ मैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि साहब ये टारगेट है, ये हो जाएगा, ऐसा कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ और उसके लिए लेक्चर देना, कई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना, कई रेफरेंसेस कोट करना, 15 मिनट में कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको कम करूँ, और कभी कम हो जाएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा। तो आज मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि भारत की जो जानी मानी कंपनियां हैं, आज कोई भी एनालिस्ट है, टीवी पर आते हैं, रिकमेंड करते हैं, यूट्यूब में रिकमेंड करते हैं, वो ये लिखते हैं कि फला कंपनी इन्फोसिस, विप्रो बनेगी, TCS बनेगी, ले लीजिए। आखिरकार इन कंपनियों का नाम क्यों रिकमेंड करते हैं? कोई कहता है रिलायंस बनेगा। इन कंपनियों की
का नाम क्यों रेफर किया जाता है? दो ही कारणों से किया जाता है कि इन कंपनियों ने भूतकाल में, गुजरे हुए समय में बड़े भारी भरकम रिटर्न दिए हैं, इन्वेस्टर्स को बनाया है, देश को बनाया है, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। रिलायंस है, इन्फोसिस है, विप्रो भी है, HCL टेक्नो है, बजाज ऑटो है, हीरो होंडा है, मारुति है, बजाज टाटा स्टील है, JSW स्टील है, हिंडाल्को है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। निफ्टी के अंदर और भी बहुत सी कंपनियां फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जो मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज है उनका मैंने नाम लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ ना, मैं तो मेरी जो एजुकेटिव जो ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेटिव मेरा सिस्टम है, उसमें रेफरेंस दे रहा हूँ इस बात के लिए। जैसे एक लेक्चरर कॉलेज के अंदर लेक्चर देता है और उसमें बताता है, जैसे वॉरेन बफेट का बहुत से नाम लेते हैं, वॉरेन बफेट के नाम की कोई यूटिलिटी नहीं है यहाँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इन कंपनियों के दो बातें खास तौर से, कि इनका जो मैनेजमेंट था उसमें क्या क्वालिटी थी। उन्होंने इन कंपनियों को सफल बनाया, लोगों को रिटर्न दिया, खुद भी बने, लोगों को बनाए मालो माल, और सरकार को टैक्स से चुकाए, देश की GDP में योगदान दिया, देश में कई कॉलेज खोले, कई MBA कॉलेज खोले, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट है, धीरू भाई के नाम से भी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, और कई खोले हैं। मतलब बिरलाज ने पिलानी में खोला, और भी खोल रहे हैं, कई योगदान दे रहे हैं, कई हॉस्पिटल खोले हैं इन्होंने। और लोग भी ये कहते हैं साहब ये अंबानी का है, बिरला का है, अडानी का है। अडानी का भी नाम अब आने लग गया है। इट्स ए न्यू एक नया घराना है, नया कॉन्ग्लोमरेट है, लेकिन इसका भी नाम आने। आखिर क्या कारण थे इन मैनेजमेंट्स की? एक धीरू भाई अंबानी मैट्रिक पास आदमी थे और एक बहुत सामान्य परिवार से थे। राहुल बजाज भी जमनालाल बजाज के बेटे थे, और वो आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो कोई पैसा वैसा तो था नहीं राहुल बजाज साहब के पास भी, लेकिन वो भी इतने बड़े उद्योगपति बने। और उनके जो बेटे हैं संजीव बजाज और राजीव बजाज, वो भी बहुत बड़े उद्योगपति बने। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति साहब हैं, और उनके और जो दूसरे को पार्टनर्स थे वो भी सब बेचारे सामान्य परिवारों से थे, छोटी मोटी नौकरियां, बड़ी मुश्किल से उन्होंने जुटाया। HCL टेक्नो के शिव नाडार साहब थे, उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपना प्रारंभिक जीवन शुरू किया, बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी संघर्षों से। लेकिन ऐसा क्या कारण थे? और बहुत से उदाहरण हैं, अंतहीन उदाहरण हैं। ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से कि इन्होंने हिंदुस्तान के बाज़ारों में झंडे गाड़े, और कुछ ने तो अमेरिका के बाज़ारों में भी झंडे गाड़े। इन्फोसिस, रिलायंस, HCL, ये विप्रो, ये अमेरिकन बाज़ारों में भी लिस्टेड है। क्या कारण है झंडे गाड़े? उसका कारण था ईमानदारी, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, और जो बिजनेस के एथिक्स थे कि वर्कर्स को, कामगारों को कभी नाराज़ मत कीजिए। धीरू भाई अंबानी का सिद्धांत था कामगारों को कभी नाराज़ मत करो। उनके कारखाने में, उनकी फैक्ट्रियों में सन 80, 82, 84 तक उनके प्रतिद्वंदियों ने इस बात की काफ़ी, जब वो तेज़ गति से आगे बढ़ रहे थे, तो इस बात की काफ़ी कोशिश की कि उनके कारखानों में स्ट्राइक करवा दी जाए। और स्ट्राइक करवाई गई, सिर्फ एक दिन स्ट्राइक हुई वो, और वो स्ट्राइक टूट गई। सुबह हुई, शाम को टूट गई थी वो स्ट्राइक, क्योंकि धीरू भाई का जो व्यवहार था अपने श्रमिकों के प्रति, अपने वर्कर्स के प्रति, उससे वो बहुत खुश है। और उन्होंने वादा कर दिया कि आपको कोई चिंता की बात नहीं, मैं सब कुछ टूट गई। प्रतिद्वंदी असफल रहे। राहुल बजाज साहब एक बहुत ही ईमानदार उद्योगपति थे। उन्होंने कभी भी अपने प्रोडक्ट की, स्कूटर बनाते थे, कभी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं गिराई। नो कंप्रोमाइज सो फार क्वालिटी वाज कंसर्न। कोई बैलेंस शीट में कोई मैनिपुलेशन, बेईमानी नहीं की। रिलायंस ने कभी कोई बेईमानी रिलेशनशिप नहीं की। HDFC बैंक के मैनेजमेंट ने कभी कोई बेईमानी नहीं की। आज भी उनका रिजल्ट आया, शीशे के माफिक है। आई हैव सीन दी बैलेंस शीट। ठीक है, प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं आई है, बिजनेस है, ऊंचे नीचे चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। और इन्फोसिस है, उन्होंने कभी कोई हेरा फेरी नहीं की, बिल्कुल शीशे के माफिक बैलेंस शीट। इन कारणों से इनके ऊपर लोगों का विश्वास बढ़ा, इनके कस्टमर्स का विश्वास बढ़ा, एम्प्लॉयज़ को पैसा दिया, एम्प्लॉयज़ का विश्वास बढ़ा। और लंबे टाइम वही जिएगा जो सही रहेगा।
सत्यम कंप्यूटर और यस बैंक जो हैं उनकी ज़िंदगी तो छोटी हो। अब आप देखिए, रात को अमेरिका के बाजार गिरे, नैस्डैक गिरा और दिग्गज कंपनियां गिर गई। और एनवीडिया जिसने पीछे काफ़ी समय में धमाल मचाया था, बाजारों में तूफान, 80 पॉइंट गिर गया। $80 की एक रात में गिरावट आई है उसमें। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं आप इसको बेच दीजिए, खरीद लीजिए। फिर मैं रिपीट करता हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आई एम नॉट ब्रोकर ऑफ दीज कंपनीज, आई एम नॉट ऑपरेटर ऑफ दीज कंपनीज। प्लीज़ क्लियरली सुन लो, मेरा आपको शिक्षा देना है कि शेयर बाज़ार क्या है, ये दर्शन करवाना है। इसलिए घबराइए मत। अगर कोई शेयर, अच्छी कंपनी का कोई शेयर गिरता भी है, व्यापार है, छोटे मोटे आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर एक ईमानदार मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, एक सक्षम मैनेजमेंट खड़ा हुआ है जो प्रतिबद्ध है खुद के प्रति, देश के प्रति, शेयर होल्डर्स के प्रति, मजदूरों के प्रति, कामगारों के प्रति, वर्कर्स के प्रति, वो निश्चित रूप से उबार लाएगा उसको। और जिन कंपनियों का नाम लिया उनका इतिहास यही रहा है। भविष्य में क्या होगा, आई कैन नॉट से, ये आप सोचिए। और कोई भी निर्णय लेने के लिए इतिहास की बातों को ध्यान में रखा ही जाएगा। आज किसी भी आदमी को गवर्नमेंट सर्विस मिलती है, कोई कंपनी में सर्विस मिलती है, पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं, तो भविष्य के बारे में तो पुलिस कुछ कहती ही नहीं है ना। पुलिस वेरिफिकेशन करती है जो गुजरा हुआ समय, साहब अभी तक तो ये आदमी सही है, वो यही कहेंगे। आगे क्या गड़बड़ कर जाए, तो उस मामले में जब ये पोजीशन है, तो मैं भविष्य के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो आप स्वयं अंदाज लगाइए, स्वयं आत्मचिंतन कीजिए क्या है। और एक कभी भी बाजार गिरता है, कोई बढ़िया कंपनी का शेयर गिरता है, वो तो एक स्वर्णिम अवसर है आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप जेन्युइन इन्वेस्टमेंट हैं, सट्टा नहीं खेलते हैं, F&O, फ्यूचर, पार्क, ये वंशन जो काम नहीं करते हैं, तो वो एक गोल्डन चांस है, मतलब आपके है। तो जो लोग कहते बाजार तो गिर गए साहब, अच्छा भी तो बढ़ नहीं रहा है साहब, अरे भाई साहब सोचिए, बढ़िया बढ़िया शेयर छांटिए, कुछ पैसे बढ़े, थोड़े बहुत लगा दीजिए, है कि नहीं। हम तो ये तो कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के शेयर बाजारों का स्वर्णिम काल होगा आने वाले टाइम का, अभी भी स्वर्णिम काल चल रहा है और यह अवसरों से भरा हुआ है। इक्विटी की दौड़ को कोई पकड़ नहीं पाया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप सट्टा खेल डालिए, आप ट्रेडिंग कीजिए सटोरिये बन जाइए। हमारा ये बिल्कुल सलाह नहीं है। आप अगर ऐसा करेंगे तो ये समझिए आप अपने आप की बर्बादी का पाठ खुद लिख रहे हैं। और एक चीज़ है कंपाउंडिंग, बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग आपको जब मिलेगा जब आप अच्छी क्वालिटी के शेयर हो, एक लंबे समय तक बने रहेंगे। कोई कंपनी मान लो 5 साल में डबल होती है, फिर 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना, 20 साल में 16 गुना। तो 20 साल में अगर आपका पैसा 16 गुना हो गया, शांति से बैठे रहे, कोई चिंता फिक्र नहीं, नींद अच्छी आई, इससे बढ़िया आप क्या चाहते हैं। आज आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा के देख लीजिए, 50,000 रुपये गज की ज़मीन क्या अगले 20 सालों के अंदर 8 लाख रुपये की जो जाएगी, क्या होगा, संभव नहीं। आज सोना खरीद के देख लीजिए, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया ये कोई 2.5-3 लाख रुपये, 4 लाख, ये कोई हो गया कोई 10-11 लाख रुपये तोड़ा। 11 लाख रुपये तोड़ा सोना हो सकता है क्या 20 साल में? नहीं होगा। उसमें खरीदारी बंद हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगा, बल्कि सेलिंग हो रहेगी। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर लगातार प्रॉफिट कमाता है, या कभी कम भी कमाता है, कभी ज़्यादा कमाता है। ये प्रॉफिट अर्निंग इंजन है, ये प्रोडक्टिविटी देश करता है, देश की प्रगति में सहायक होता है। और इस तरह से इट इज़ ए गोल्डन एग। मतलब अगर अच्छी कंपनियां हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो दैट इज ए गोल्डन एग। कंपनी टाइमली एक्सपांशन करती है, डाइवर्सिफिकेशन करती है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है, और अच्छे प्रोजेक्ट्स में करती है, अच्छी टेक्नोलॉजी लाती है, दैट इज ए गोल्डन एग। तो लॉन्ग टर्म मेरा आज यही कहना है आप लोगों को कि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी कंपनियों में कीजिए, और उसमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट लीजिए। दूसरी, आप ज़मीन में भी आप लगा दिए, आज खरीदी, कल बेचिए, दोपहर में बेची, शाम को बेची, 4 दिन बाद बेची, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा क्या?
आप सोना भी खरीद के देख लीजिए, आज खरीदा आपको मिलेंगे को 50 रुपये तोड़ा के, 25 रुपये तोड़ा के, वो दलाली में पूरे हो जाने। ज़मीन को तो बेचना संभव ही नहीं है लेने के बाद में। आप आज लेकर और एक हफ्ते बाद बेचने चले जाए ज़मीन की, देखा आपको कोई पैसे दे देगा, जो मूल लागत वो भी नहीं देगा। शेयर में शेयर तो इतना बढ़िया चीज़ है, इतनी लिक्विडिटी है इसमें, अभी खरीदो आप 5 मिनट बाद बेच दो, पैसे तो मिल जाएंगे, ठीक है 2 पैसे कम मिलो चाहे, आपका काम तो निकल जाएगा ना, कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, घबराएं नहीं। बहुत लोग विचलित करने वाली भी मिलेंगे और गिरता पड़ता रहेगा बाज़ार। और सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी नामी ग्रामी कंपनियां हैं, लंबा इतिहास है, जो एक अच्छे मैनेजमेंट से, उनमें लगाना आवश्यक है पैसा। अगर तभी आप निश्चिंत भाव से एक भरोसे के साथ में लंबे टाइम तक बने रहेंगे उन पर। अगर कोई कच्ची पक्की कंपनियों में आपने पैसा लगा दिया, वो लंबे टाइम तक आप नहीं होल्ड कर सकते, क्योंकि एक झोंका आता है और वो शेयर धराशायी हो जाता है, कंपनी धराशायी हो जाती है, फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसको। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और लंबे टाइम तो क्यों नहीं रख पाते हैं कि वो चाहे जो कंपनी खरीद लेते हैं कच्ची पक्की, जिसको मैं कच्चे कलवे कहता हूँ, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इनका तो यही है कि आपने ख़रीदा, किसी भी तरह से ख़रीद लिया, कोई भी कारण है, 2 4 5 गुना हो गया, बेच दीजिए। और ठीक है, कुछ कंपनियां इनमें से भी इन्फोसिस बनेगी, इनमें से कुछ TCS बनेगी, एचएल टेक्नो, रिलायंस बनेगी, वो फिर बाजार कहेगा पूरा, उसके लक्षण कहेंगे। होनहार बिरबान के होत चिकने पात, वो मैनेजमेंट की जो शैली, कार्यशैली है, मैनेजमेंट जो अपना वो दिखाएगा, मतलब रंगत दिखाएगा, उससे तय होगा फिर वो। हर शेयर नहीं हो सकता, वो होता है 1000 में से। आज हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 कंपनियां पिछले 10-15 सालों में आ चुकी हैं बाज़ार में IPO लेकर के। उनमें से कितनी सी कंपनियों की तो आपको वो मतलब कोटेशन दिखाई देते हैं, और कितनी सी कंपनियों ने रिवार्ड दिए। 100-200 कंपनियां बाज़ार में हैं जो रिवार्ड देती हैं, जो जिंदी हैं, जो अच्छी दिखाई देती हैं, जिनमें ट्रेड होता है। तो इसलिए मित्रों, हवाओं में ना बहें, मेरा आज आपको यही संदेश है। मैं फिर एक बार कहूँगा, और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें इसको, बस भी मैं चाहता हूँ। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैंने आपको 2-3 वीडियोज़ के पहले कहा था कि मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह से स्ट्रक्चर करें, हाउ टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तो वैसे तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये उस पोर्टफोलियो को बिल्डअप करने की दिशा में ये कदम आप इतने आसानी से लें, गंभीरता से लें। दीज आर दी स्टेप्स इन द डायरेक्शन टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो। बहुत कुछ तो आप इसी से समझ गए, मैं करूँगा वो भी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए रुका हुआ हूँ, पहले उसकी बैकग्राउंड तैयार कर, और बातें और बता दूँगा आपको। डेली 5-7 वीडियो, 8 वीडियो दे दूँ। मैं नया आदमी हूँ, मतलब शेयर बाज़ार में नया नहीं हूँ। यहाँ वीडियो देने के मामले में मैंने वीडियो देना शुरू ही किया है, मेरे लेक्चर देना मैंने शुरू ही किया है। तो थोड़े से लोग और जुड़ जाएं। अभी श्रोता और दर्शक कम हैं, तो दर्शकों की संख्या थोड़ी और बढ़ जाए, ताकि मैं एक साथ बताऊंगा और आप लोग भी मुझे समझें, मतलब मेरी बातों को, मेरी बातचीत से, मेरे बोलने के तरीके से, मैं जिस तरह से पेश कर रहा हूँ उसको समझें आप मुझे, ताकि मेरे बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। क्योंकि मैं आई एम नॉट ए ब्रांडेड मैन इन द मार्केट। मेरे बारे में बाज़ार में मुझे कौन जानता है बताइए आप। आई हैव नेवर कम इन द मीडिया, कभी मेरा नाम किसी ने नहीं लिया। तो अनब्रांडेड को ब्रांडेड बनने में, लोगों की ज़बान पर आने में, लोगों को समझने में, भरोसा होने में समय लगता। तो मैं थोड़ा सा 5-7 लेक्चर, 4-5 लेक्चर और दूँ, उसके बाद वो समझाऊँगा, ताकि कंप्लीट बैकग्राउंड मेरे बताने के बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा। इसलिए आप मेरे पे भरोसा रखें। और बस आज इतना ही, प्लीज़, थैंक यू। कल मिलेंगे।